नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवी शर्मा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हरवी शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूं। आज हम बात करेंगे प्राणायाम के ऊपर, यानी प्राणायाम के अंदर आज हम बात करेंगे यानी कि काल निर्णय, यानी कि आपको समय यानी कि किस ऋतु में आपको प्राणायाम करना चाहिए और किस ऋतु में आपको माना गया है, किस ऋतु में आपको फ़ायदा होता है, किस में नुकसान होता है और ऋतुओं का सिस्टम क्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से हमेशा जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं योग से रिलेटेड, यानी कि आप QCI लेवल 1 2 3 कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, अगर आप UGC नेट की अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप GRF की कर रहे हैं, तो ये काल निर्णय यानी कि समय के बारे में आपको जानकारी होना, यानी ऋतु के अनुसार आपको योग के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। किस समय कौन सा योग किया जाए और किस ऋतु में स्टार्ट किया जाए बिगनर्स के लिए, और उसके क्या क्या ऋतु हमारी डिस्क्राइब की, इसके बारे में हमेशा एक दो क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान रखेंगे और ध्यान से इसकी कंसंट्रेशन से आप इसकी तैयारी करेंगे। तो चलिए अभी हम करते हैं इसके बारे में स्टार्ट। तो इसके बारे में काल निर्णय, तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक अगर हम बात करते हैं तो घृण संहिता के अंदर महर्षि घृण जी ने इसके बारे में काल निर्णय के बारे में लिखा है। हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे, क्या बोला है? हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षायाम च ऋतो तथा, यानी कि इनका कहने का तात्पर्य ये है, यानी कि 4 ऋतुओं उन्होंने बताया, हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा, ये 4 ऋतुएं होती हैं। उसमें क्या लिखा है आगे? योगारंभ न कुर्वीत, यानी योग आरंभ नहीं करना चाहिए। कृते योगे ही रोगदा, यानी जो इस समय में योग आप करते हैं तो आपका शरीर निरुक्त यानी रोग युक्त होता है, यानी कि आपके रोग बढ़ जाते हैं, आप निरोगी नहीं हो पाते, आप रोगी हो जाते हैं। यानी कि अगर आप नए साधक हैं और अगर आप योग में यानी स्टार्ट करना चाहते हैं या प्राणायाम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको इस समय में, आप नए साधक के लिए ये नियम लागू होता है कि आपको इस समय में आपको प्राणायाम या आपको आसन अभ्यास, आपको योग आरंभ इस समय नहीं करना है। यानी कि हेमंत शिशिर ग्रीष्मे वर्षायाम च ऋतो तथा योगारंभ न कुर्वीत कृते योगा ही रोगदा, यानी इस समय ना तो आपको इस सीजन में करने से ना तो आपको योग की सिद्धि होगी, ना ही आप योग में समाधिष्ट होंगे, ना ही आप योग में अग्रसर होंगे, और आप बीमार पड़ जाएंगे और आपको रोग व्याधि बढ़ जाती हैं, रोग बढ़ जाते हैं आपके शरीर में। तो इन 4 ऋतुओं में आप योग न करें। यानी कि नए साधक के लिए ये नियम है। पुराने लोगों के अंदर इतनी क्षमता बढ़ जाती है कि उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आगे 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 हम बात करते हैं। आगे बोलते हैं वसंते सर्दी प्रोक्तम योगारंभ समाचेत, यानी कि क्या बोलते हैं? समाचरित। बसंते सर्दी प्रोक्तम योगारंभ समाचरित, यानी कि बसंत ऋतु और शरद ऋतु, 2 ऋतु उन्होंने मेन बताई हैं। जो नए लोग योग में समाधिष्ट होना चाहते हैं, योग में अग्रसर होना चाहते हैं, योग की शुरुआत करना चाहते हैं या प्राणायाम का अभ्यास करना चाहते हैं, तो योग अगर आपको आरंभ करना है तो शरद ऋतु और आपको बसंत ऋतु में आपको योग आरंभ करना है। यानी कि ये आपका जो ऋतु है ये आपके योग के लिए बहुत ही लाभदायक ऋतु हैं। और तदा योगी भवेत सिद्धो रोगान मुक्तो भवेद ध्रुवम, यानी कि इस समय योग करने से आपको योग की सिद्धि मिलती है, आप योग में समाधिष्ट होते हैं, आप योग में अग्रसर होते हैं और आप निरोगी होते हैं। यानी कि आपका योग सिद्ध होता है, आप योग में समाधिष्ट होते हैं, अग्रसर होते हैं। तो इस प्रकार से आप ये 2 ऋतुएं आपको बताई, बसंत और शरद ऋतु के बारे में आपको डिस्क्राइब किया है। तो आगे क्या बोलना चाहते हैं महर्षि जी? आगे बोला है चैत्रादि फाल्गुनांते च माघादि फाल्गुनांत के, यानी चैत्र से लेकर के, इन्होंने बोला है चैत्र से लेकर के फागुन तक। अगर चैत्र से हम गिनती करते हैं तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, यानी इस प्रकार से इन्होंने बोलने का मतलब ये है। यानी कि चैत्र से आगे अगर हम गिनती करेंगे, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, अश्विन, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फागुन, इस प्रकार से हमारे 12 महीने बनते हैं। यानी कि अगर आप गिनती करते हैं यानी चैत्र से लेकर के फागुन तक, अगर हम अगली साल जब चैत्र से हम गिनती करेंगे तो फागुन तो हमारे 12 महीने बैठते हैं। और आगे बोलने का तात्पर्य उनका ये है, और माघ से लेकर अगर हम माह से गिनती करते हैं तो माह महीने से गिनती करते हैं तो अगले महीने के फागुन तक 14 महीने बैठते हैं। यानी 2-2 महीने की 6 ऋतुएं इसके अंदर होती हैं।
दो मासे मास व्रत भागवानु भावश्च इश्चतु, यानी कि 2 महीने की 6 ऋतुएं होती हैं और इसमें 4 महीने की ऋतु का आपको यानी कि आपको आप अनुभूति करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। तो अब आगे उनका कहने का तात्पर्य क्या है, आगे वो क्या कहना चाहते हैं। आगे उन्होंने बोला है कि बसंत चैत्र वैशाखो, यानी चैत्र वैशाख के अंदर बसंत ऋतु, और ज्येष्ठ च ग्रीष्मो, ज्येष्ठ आषाढ़ च ग्रीष्मो, यानी ज्येष्ठ और आषाढ़ के अंदर यानी ग्रीष्म ऋतु। और आगे उन्होंने बोला है वर्षा श्रावण भाद्याम सर्दा आश्विन कार्तिको, यानी श्रावण भादों के अंदर वर्षा ऋतु। और आगे बोलते हैं उन्होंने यानी कि आश्विन और कार्तिक, यानी कि सर्दा आश्विन कार्तिको, यानी आश्विन और कार्तिक के अंदर यानी शरद ऋतु होती है हमारे यहाँ से। इस प्रकार की ऋतु उन्होंने डिस्क्राइब किया है। आगे उन्होंने बोला है माघ पोषो च हेमंतो, माघ और पोष के अंदर हेमंत ऋतु, और शिशिरो माघ फाल्गुनो, यानी माह और फाल्गुन के अंदर यानी शिशिर ऋतु। और आगे बोला है अनुभाव प्रवच्छम स्वरूतनाम चम यजुति, यानी इन ऋतुओं का आपको आनंद मिलता है, इन ऋतुओं की अनुभूति होती है। ये इस प्रकार से उन्होंने ऋतुओं को डिस्क्राइब किया है। आगे बोलते हैं अनुभवावम प्रवच्छामि ऋतुनाम चम यथोदितम, यानी इन ऋतुओं का अनुभव होता है। आगे बोलते हैं माघादि माघवंत से, यानी माह से लेकर के आगे यानी कि आपके बैसाख तक, माह से लेकर के अगले बैसाख के महीने तक यानी बसंत ऋतु। और आगे बोलते हैं चैत्रादि चाषाढ़ हंता चा निदानांद भव बिंदु, यानी चैत्र से लेकर के आगे आषाढ़ तक, चैत्र से लेकर के आषाढ़ तक यानी ग्रीष्म ऋतु। और आगे बोलते हैं आषाढ़ी चासुनांति प्रवासुनाभवम बिंदु, यानी आषाढ़ से लेकर के आश्विन तक यानी कि आपकी वर्षा ऋतु। और उसके बाद भद्रादि मार्गशी शांति सर्दोन्वंतु, यानी भादों से लेकर के आपके माह के अंत तक शरद ऋतु। और कार्तिकान माघ शांतु हेमंतान बिंतु, यानी कार्तिक से लेकर के आपके माघ महीने तक हेमंत ऋतु। इस प्रकार से ऋतुओं को डिस्क्राइब किया है। तो इन ऋतुओं के बारे में उन्होंने बोला है। तो उनका कहने का तात्पर्य ये है यानी कि हेमंत शिशिर ग्रीष्म वर्षा, इन 4 ऋतुओं में यानी कि आपको प्राणायाम नहीं करना है। तो और आपको अगर प्राणायाम को अगर आपको सिद्ध करना है, प्राणायाम में आपको अग्रसर होना है, या योग में आपको समाधिष्ट होना है, या योग में आपको अग्रसर होना है, तो आपको बोला है कि वसंत सरदम प्रोक्तम योगाराम समाचरित, यानी बसंत और शरद ऋतु में आपको योग का शुभारंभ करना है। उस समय करने से आप योग मुक्त होते हैं, आप योग में समाधिष्ट होते हैं, आप अग्रसर होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि हेमंत शिशिर ग्रीष्म वर्षा ऋतु में आपको प्राणायाम या अभ्यास नए साधक को क्यों नहीं करना चाहिए। यानी कि उस समय आप करते हैं तो उस समय वातावरण में आप टेम्परेचर गर्म रहता है, मौसम पहले से ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो उस समय आपको क्या है कि आपको फोड़े फुंसी की शिकायत होती है, आपके शरीर के अंदर बॉडी यानी कि आपको हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसके अंदर आपको शरीर के अंदर फोड़े फुंसी हो सकते हैं, आपको बीमारी फैल सकती है, आपको बुखार आ सकता है, आपको डिसबैलेंस आपके यानी कि हार्मोन्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ऐसा करने से आपको ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस प्रकार से आप इन सीजनों का ध्यान रखें और इस प्रकार से आप इस अभ्यास को आप करेंगे। तो अभी हम आगे डिस्क्राइब करते हैं। आगे उन्होंने चर्चा किया है कि इन ऋतुओं का ध्यान रखते हुए आप योग में समाधिष्ट हों, अग्रसर बोलें। और आगे उन्होंने बात किया प्राणायाम के बारे में कि 3 प्रकार के प्राणायामों को चर्चा किया है। 3 प्रकार के प्राणायाम को चर्चा किया है, यानी कि शरीर में गर्मी पैदा करने वाले, और शरीर में ठंडक पैदा करने वाले, और शरीर को बैलेंसिंग करने वाले। तो आप इस प्रकार से इनको समझेंगे कि यानी कि हमारे शरीर में हम गर्मी पैदा करने वाले जो प्राणायाम होते हैं हम उनको ठंडी के समय में करते हैं, और जो शरीर में ठंडक पैदा करने वाले हैं उनको हम गर्मी के समय में करते हैं, और जो बैलेंसिंग का काम करते हैं उनको आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो यहाँ मेन कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो इफ़ेक्ट है ये नए साधकों के लिए है। नए साधकों को जब हम अभ्यास कराते हैं तो उस समय जैसे आप गर्मी में अगर आप स्टार्ट भी करते हैं तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा हीट वाले प्राणायाम आपको नहीं कराए जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का इतनी बैलेंसिंग, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि आपके शरीर की क्षमता इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप उनकी गर्मी को झेल पाएँ, यानी कि आपको नुकसान होने की संभावना रहती है, आपके बॉडी में इफेक्ट आ सकते हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।
दूसरा क्या है, जो कंटिन्यूस जो साधक होते हैं, जो रेगुलर जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके अंदर कोई इस चीज़ का ये यानी कि मास यानी कि ऋतु का उनके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है कि यानी वो रेगुलर प्रैक्टिस होते हैं, उनके शरीर में इतनी सामर्थ्य होती है, उनकी लंग्स की कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग होती है, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो सब सहन कर पाते हैं और वो यानी हीट और ठंडी सबको सहन कर पाते हैं। उनकी रेगुलरिटी उनकी बनी हुई होती है, तो उनको इन चीज़ों पे उनकी शक्ति बढ़ी हुई होती है, उनके प्राण उनका एक्सटेंड होता है और उनके बहुत क्षमता स्ट्रांग होती है, तो वो इन चीज़ों के ऊपर उनका कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, अपनी लाइफ में उतार पाएंगे। तो अगर आप योग के स्टूडेंट हैं तो आपको इन चीज़ों को समझना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप अभ्यास करते हैं या दूसरे को आप प्रैक्टिस कराते हैं या सिखाते हैं, अगर आप एज ए टीचर हैं, तो आपको ये सब आपको पता होना चाहिए कि आपको किस ऋतु में आपको प्राणायाम या आसन आपको स्टार्ट करने हैं, किस ऋतुओं में। हमारी दूसरा इसके अंदर जो QCI में जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन जो आते हैं, तो जिस प्रकार से हमारे महीने होते हैं, तो महीने के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा कि शरद ऋतु में कौन कौन से महीने होते हैं, हेमंत ऋतु में कौन कौन से महीने होते हैं, कब से कब तक शरद ऋतु होती है, कब से कब तक हेमंत ऋतु होती है, कब से कब तक वर्षा ऋतु होती है, कब से कब तक ग्रीष्म ऋतु होती है। इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। और हमारे यानी कि कितने महीने होते हैं आपके, यानी कितने ऋतुएँ होती हैं, और इस प्रकार से आपको उसमें से सवाल आते हैं। आपको मैचिंग के लिए भी आपको आ सकता है, आपको ट्रू फॉल्स भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आप इस लेसन को देख लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है और मैं आशा करता हूं कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, अपनी तैयारी करेंगे और अपने एग्जाम में आप सफल होंगे। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तो आज हमारा ये आज का जो मेरा लेसन था काल निर्णय का, यहाँ पूर्ण होता है। इसके आगे अगले वीडियो में आपको मिताहार के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कई लोगों का सवाल आता है कि योग में हमको क्या भोजन करना चाहिए, कितना खाना चाहिए और किस समय खाना चाहिए, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत जल्दी मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो प्रोसेस करूंगा, उसके अंदर आप मिताहार के बारे में आपको जानकारी दूंगा, यानी कि योग के अंदर मिताहार की परिभाषा दी है। मिताहार में हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो नमस्ते ऑल ऑफ यू।